तो अब तक इस प्लांट में कितना इन्वेस्टमेंट हो चुका है अनुमानित? पूछिए, वो नहीं पूछिए, बट बहुत हुआ है, बहुत हुआ है। करोड़ों का इन्वेस्टमेंट 20 से ऊपर हुआ है। हमें लगता है पूरा प्लांट में घूमने के लिए कम से कम 1 घंटे का समय चाहिए, जितना बड़ा क्षेत्रफल है। अगर डिटेल में हम बात करें तो हाँ, लगभग लग ही जाएगा। इतना बड़ा प्लांट, यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड मखाना प्लांट है, तो एक टूरिस्ट प्लेस तरह के लोग भी देखने के लिए आएंगे कि कितना बड़ा। वो अभी भी आते हैं, अभी भी देखते हैं बाहर से क्या बन रहा है, आके देख के जाते हैं। कि बहुत लोग आते हैं, क्योंकि कई बार मैं नहीं होता हूँ तो मेरे पीछे भी आते हैं, पीछे मतलब ऑफिस आवर्स के बाहर आते हैं, तो सीसीटीवी से हम देख रहे थे कौन आता है कौन नहीं आता है। मेरे पिताजी यहीं बेनीपट्टी के लीलाधर हाई स्कूल से पढ़े थे। भैंस पे चढ़ के जो बाकी आज के जो देखते हैं उस तरह से पढ़ाई उन्होंने की थी। उसके बाद पढ़ते पढ़ते वो काफ़ी आगे गए थे और उसके बाद वो रिजर्व बैंक में थे। अगर ये प्लांट अरेर में है, बेनीपट्टी मुख्यालय में है, तो यहाँ के स्थानीय किसानों को, स्थानीय लोगों को किस तरह से फ़ायदा मिलेगा? रोजगार से या किसानी से किस तरह से फ़ायदा देने जाता है? बहुत यहाँ प्लांट खोलने का पर्पस ही ये है कि यहाँ के लोगों को नौकरी देना। नहीं तो मैं तो दिल्ली में भी ऑफिस था, आपको पता है, मेरा फैक्ट्री वहाँ भी है। मधुबनी में 55 से 60 लाख जनसंख्या है। यहाँ पे 80 से 90 लाख लीटर पर मंथ का तेल का कंजम्पशन है। कितना मिल है? शायद एक भी नहीं। आप अपने किचन में, हमारे किचन में आप देखेंगे कि इसमें से 99.9% जो है वो सब मेड इन आउट ऑफ बिहार का होता है। शायद माचिस बनता हो तो बनता हो, बट मुझे लगता है कि सब कुछ जितना पैकेट हम देखते हैं सबका सब बाहर से आता है। कितना बेच पाएंगे, कितना बिकेगा, वो बात की बात है, बट ऑप्शन तो रहेगा ना कि भाई मेड इन मिथिला, मेड इन बेनीपट्टी, और जिसको हम लोग कहते हैं बैक टू रूट। तो लोग वापस आएंगे, हो सकता है इसे देख के और आए, चेन बने। अभी हमने शुरुआत की है, 10 लोग और आएंगे, तो पैसा क्या होगा? हमारे ही क्षेत्र में रहेगा। अभी जितनी भी कंपनियां आप देख रहे हैं, सब का सब जो है वो प्रॉफिट बाहर ले जाती है, इन्वेस्टमेंट बाहर होता है, एम्प्लॉयमेंट बाहर होता है, और हमारे ही लोग बाहर जाके काम करते हैं। वहाँ पे ना एक पर्ची दिया जाता था किसानों को, वो एज गुड एज ब्लैंक चेक होता था। उस पर्ची पे मैंने शादी होते देखा है कि इनके पास इतनी संपत्ति है। तो प्रोडक्ट लेकर के आप मार्केट में गए हैं, क्या फीडबैक है, क्या रिस्पांस है लोकल मार्केट का? मखाना के क्षेत्र में मनीष आनंद एक ऐसा नाम है जो कहीं ना कहीं आप लोगों तक ये नाम पहुंचा होगा, जो कि मूल रूप से बेनीपट्टी के जरेल गांव के हैं। शहरों को छोड़ करके गांव के तरफ आए, और अभी जब हम जहां पर हैं वो अरेर है, जहां पर इन्होंने एक बड़ा प्लांट स्थापित किया है, जो इनका दावा है और जो वास्तविकता भी है कि एशिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड मखाना ये प्लांट है, जहां पर आने वाले समय में यूँ कहें तो चंद दिनों के बाद 27 अगस्त को विधिवत रूप से यहाँ पर बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ के द्वारा इस प्लांट का उद्घाटन किया जाएगा। इस प्लांट की खासियत की अगर बात संक्षिप्त में अगर हम आपको बता दें, हालांकि विस्तार में हमारे साथ बताने के लिए मनीष जी हैं, मनीष जी बताएंगे। तो सिर्फ इस प्लांट से अभी 400 से 500 लोग रोजगार से जुड़ रहे हैं, और इसके अलावा इनका जो चेन प्लान है आने वाले भविष्य में, उसमें तकरीबन 5000 से अधिक एम्प्लॉयमेंट ये देने जा रहे हैं। उसके अलावा जो प्रोडक्ट्स हैं, जो खाने पीने की सामग्री है, वो मखाना से रिलेटेड बात करें या मसालों से रिलेटेड बात करें, उन तमाम चीज़ों में ये लोग हाथ आजमा रहे हैं और सफलतापूर्वक आगे बढ़ने की कवायद है। इन तमाम विषयों पर, इन तमाम जो इनका उपक्रम है, प्रयास है, इन चीज़ों पर हम सवाल लेंगे, इसका जवाब भी जानेंगे मनीष जी से। मनीष जी का सबसे पहले BNN न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मनीष जी, पहला सवाल आपसे कि शहर को छोड़ करके बेनीपट्टी जैसे इस इंटीरियर एरिया में आने का क्या मकसद है, और ये जो आपका प्लांट है उसकी क्या भूमिका रहने वाली है? रूट यही है हमारा। मेरे पिताजी यहीं बेनीपट्टी के लीलाधर हाई स्कूल से पढ़े थे, और जब वो बहुत छोटे थे, मतलब जब गांव में रहते थे, तो पढ़ाई लिखाई का तो बहुत माहौल नहीं हुआ करता था। आज़ादी से पहले की बात है या उन्हीं दौरान की बात है। तो वो मतलब भैंस पे चढ़ के जो बाकी आज के जो देखते हैं उस तरह से पढ़ाई उन्होंने की थी। उसके बाद पढ़ते पढ़ते वो काफ़ी आगे गए थे, और उसके बाद वो रिज़र्व बैंक में थे। तो हम लोग की पैदाइश तो पटना में ही हुई थी, बॉर्न एंड बॉट अप पटना थे, वहीं स्कूलिंग हुई। वहाँ से हम लोग दिल्ली चले गए थे, वहाँ से रोज़गार के सिलसिले में मैं विदेश गया था। तो वहाँ से जब मैं वापस आया तो चूँकि ऑलमोस्ट मैं एक बार गांव आया था, किसी काम से आया था। गांव में एक हमारा कुटी है, आप जानते होंगे, रमन लता कुंज कुटी है, तो उसको जीर्णोद्धार करने के लिए हम लोग आए थे। तो जब हम आए यहाँ पे तो मुझे एक ठहराव सा लगा इस धरती पे, क्योंकि कहाँ पे ये जिसको फास्ट लाइफ कहते हैं हम लोग, देश दुनिया, और कहाँ ये ठहराव, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा फॉर ए चेंज। तो फिर कुटी बनाया, फिर घर बनाया, तो उसके लगा कि यहाँ पे अगर आना जाना नहीं करेंगे तो जो घर बना है वो भी खंडहर हो जाएगा। जैसे आप लोग देखते ही होंगे, बहुत सारा घर लोग बना लेते हैं, ताला लग जाता है, और उसमें फिर वो पेड़ पौधा इस तरह की चीज़ें जम जाती है, फिर मेंटेनेंस में ही पूरा समय निकल जाता है।
तो मैं सोचा कि कुछ ऐसा आना जाना लगा रहे। तो जब मैं कुटी बना रहा था, हम लोग जीर्णोद्धार कर रहे थे, तो वहीं पे एक पोखर तालाब है वहाँ पे, तो वहाँ पे मखाना होता था बचपन में जब हम लोग आते थे। तो जब यहाँ देखा तो हमने कहा चलो मखाना में, ये बात कर रहा हूँ मैं आपको 2012, 13, 14 की बात कर रहा हूँ। तो आना जाना शुरू किया तो लगा कि मखाना में हम लोग कर सकते हैं। तब मखाना आज के जैसा मखाना नहीं था पॉपुलर, बहुत हार्डली कोई जानता था। जहाँ तक हमें जानकारी का, जरेल में भी आप कुछ प्लान डाले हुए थे। है, पहला शुरुआत वहीं से किए थे, घर से ही किए थे। वहाँ पे छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन वो सक्सेसफुल इस सेंस में नहीं रहा कि जिसके साथ पार्टनरशिप की थी उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दिया था। तो फिर हमने कहा कि उससे हम फ्रैक्शन अवे होके हम लोगों ने अपना काम किया। ये लोकेशन चूज़ किया कि ये मेरे घर के पास है जी। और ये ऑन रोड है। और यहाँ से हम आप इस लोकेशन की बात कीजिए तो यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर के रेडियस में आप बात कीजिए तो बहुत बड़ा इलाका है जहाँ हम लोग कैटर कर सकते हैं। और यहाँ से एयरपोर्ट भी लगभग 35-40 मिनट के डिस्टेंस पे है। मधुबनी शहर भी जो है वो करीब 10-12 किलोमीटर है इस तरह से। तो हम लोगों ने इसको चूज़ किया था कि यहाँ से हम लोग अपना करेंगे, बिकॉज जो मधुबनी जरेल वाला था यूनिट, वो अभी भी है, लेकिन वो छोटा सा यूनिट था वहाँ पे। और वहाँ पे हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया पहले, इसको कहते हैं ना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। तो वहाँ पे हमने किया और फिर लगा कि हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, बिकॉज जो शॉर्टकमिंग्स थी, जो समस्याएं थी, वहाँ हमने देखा कि हम उसको कहाँ पे दूर कर सकते हैं। तो वो सारा कुछ इंटीग्रेट करके हम लोगों ने यहाँ बनाया। ये हमको लगता है कि 18 में शुरू हुआ था, बीच में रुक गया था और फिर अभी जाके ये अब बन गया है। तो कंस्ट्रक्शन होने में एक तरह से 5 साल का समय लगा है। 5 साल का लगा, लेकिन ये सबसे बड़ा भी है, इसका रीज़न भी है। ये शेड एरिया जो है 50,000 स्क्वायर फीट का है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड मखाना फैक्ट्री है। यहाँ पे सब कुछ इन हाउस है, मतलब हम लोग फार्मिंग भी साथ में करते हैं। उसके अलावा मखाना फोड़ने से लेकर मखाना का जो भी प्रोसेस होता है A to Z, यहाँ तक कि मखाने का जो हम लोग रोस्टेड मखाना बनाते हैं उसका जो मसाला है वो भी हम लोग यहाँ बनाते हैं। मतलब यहाँ पे मखाना उत्पादन भी आप करेंगे? मखाना उत्पादन भी करेंगे। तो इसी प्लांट का जो वो R&D का विषय, हम लोग का R&D सेक्शन भी है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग उसको आर्टिफिशियली कैसे मखाना ग्रो करें, उसका भी R&D होगा। बट हमारे पास तो आसपास बहुत फील्ड है, आप देख रहे हैं सारा चौर है, खुला हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे करते हैं। हम लोग कितने स्क्वायर फीट में पूरा एरिया होगा? जो शेड एरिया हमारा, जो अपना एरिया, वो लगभग 1.5 एकड़ का है। शेड लगभग बना हुआ है, उसमें 90% बना हुआ है शेड। और उसके अलावा ओपन एरिया है, तो हम लोग लीज पे लेके उसको खेती करते हैं और उसको R&D करते रहते हैं। तो यहाँ तक प्रोडक्शन की अगर बात करें तो क्या क्या प्रोडक्ट्स निकल करके आएंगे ये इस प्लांट से? देखिए, मखाने का ही अपना देखें तो 5-6 तो मखाने का ही प्रोडक्ट हो गया, जिसको हम वैल्यू एडेड बोलते हैं। जैसे मखाना जो कमोडिटी हो गया, तो प्लेन मखाना हम सब जानते हैं, खाते हैं और लेते हैं। लेकिन अगर मखाने को अगर हम लोग उसको पाउडर बना लेते हैं तो उससे सकरौड़ी बन सकता है, उससे खीर बन सकता है, जो हम लोग बना के खाते भी रहे हैं। उससे अभी शेक हमने बनाया है, वो स्मूदी शेक वो बन सकता है। उससे ब्रेकफास्ट सीरियल बन सकता है, उसका स्नैक्स बन सकता है। जैसे आपका वो जो चना चूर होता है, चना जोर गरम जो चपटा होता है मखाना, तो हम उसके साथ कुछ R&D कर रहे हैं, तो हम लोग उसमें कुछ स्नैक्स में लेके आएंगे। तो एक प्रोडक्ट से 10 प्रोडक्ट बन सकता है। मसाले के बारे में भी आपसे कभी जानकारी मिली थी कि आप मसाले के क्षेत्र में भी हाथ आजमा रहे हैं? हाँ, क्योंकि जब हम लोग मखाने रोस्टेड मखाना बना रहे हैं तो उसमें जो सीजनिंग मतलब मसाला लगता है, तो मसाला हम लोग खुद ही बना रहे हैं इन हाउस। तो जब हमारे प्लांट लगा ही हुआ तो हमने कहा कि हम मसाले के क्षेत्र में भी हम लोग आगे जाएंगे। तो हम लोग फिर अपना एक ब्रांड बनाया और हम लोग मसाले का भी ब्रांड लेके आएंगे, जो मिथिला नेचुरल के नाम से होगा। और ये अगले महीने में आ जाएगा मार्केट में होपफुली। जहाँ तक पिछले बार आपसे जब बात हुई थी तो आपने बताया था कि आप गांव-गांव एक रिटेल चेन क्रिएट करना चाहते हैं, जहाँ पे एक अलग इंटीरियर के साथ आप अपना चेन हर गांव में देंगे। उसकी क्या प्लानिंग है? ये ब्रांड स्टोर होगा, ये ब्रांड स्टोर स्ट्रैटेजी है। क्योंकि होता क्या है कि अब हमारे पास प्रोडक्ट का बास्केट होगा। इसको हम ऐसे देखते हैं कि जो प्रोडक्ट है, जो हमारे किसान उपज करते हैं यहाँ पे, धान, गेहूँ, सरसों और जो भी अनाज खेतों में होता है, तो हम उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। हमारे साथ एक FPO जुड़ा हुआ है, फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन एकैंथिका अकौर गाँव के, तो उनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो जो किसान, हम उनको बोलेंगे कि भाई आपको पर्टिकुलर टाइप का धान, सुगंधित धान है या सरसों है, तो हमारे हिसाब से वो उपजाएंगे और हम उनसे लेंगे। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो गया कि किसानों को फ़ायदा हो गया, उनको एक मंडी मिल गया, मतलब एक मार्केट मिल गया उनको। दूसरा जो है इसका जो है, जब हम यहाँ प्रोसेस करेंगे तो यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिल रहा है। उसके बाद हम इसको लोकल मार्केट में बेचेंगे और लोकल मार्केट में बेच के हम लोग, जैसे अभी एग्जिस्टिंग शॉप है वहाँ करेंगे, बट उसके अलावा हम लोग ब्रांड स्टोर भी खोलेंगे। तो जब हम ब्रांड स्टोर की बात करते हैं तो जो हमारा एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर होगा EBS जो है, उसको सेमी होलसेल फॉर्मेट में हम लोग हर गाँव में या हर पंचायत में स्टार्ट करेंगे हम लोग मेजर लोकेशन से, बट इवेंचुअली हम लोग कोशिश करें कि हम हर गाँव में पहुँचें।
उसी तरह से एक और सवाल हमारे दिमाग में आ रहा है कि अगर ये प्लांट अरेर में है, बेनीपट्टी मुख्यालय में है, तो यहाँ के स्थानीय किसानों को, स्थानीय लोगों को किस तरह से फ़ायदा मिलेगा? रोज़गार से या किसानी से किस तरह से फ़ायदा देने जाता है? बहुत फ़ायदा ही फ़ायदा है। पहला फ़ायदा ये है कि जो वो खेत में आज उपज करते हैं उनको पता नहीं वो कहाँ बेचेंगे। इनके पास एक ही मंडी है, वो है पैक्स, जो उनके माध्यम से बेचते हैं। बट हो सकता है पैक्स सारा माल उनसे ना ले पाती हो, उनका भी लिमिटेशन होगा, या जो पैक्स में लेने लायक प्रोडक्ट है वही लेते हैं। लेकिन हम यहाँ पे सब्जी भी उपज करवाएंगे, फल भी होता है, जैसे आम वगैरह हमारे यहाँ बहुत होता है, तो उसको भी हम लोग प्रोसेसिंग करेंगे, वैल्यू ऐड करेंगे। कि आपने अभी बताया था कि आप किसानों से कांटेक्ट कर लेंगे, साल या 2 साल का जितने भी समय का अनुबंध होता है, और अपने अनुसार उनसे फसल उत्पादन करेंगे और मार्केट रेट पे उनको हम पेमेंट करेंगे। और जहाँ तक रोजगार की अगर बात करें, इस तरह का प्लांट आने के बाद स्वाभाविक है स्थानीय लोगों को कम से कम रोजगार के रूप में तो फायदा ही होता है। बिल्कुल उसके क्षेत्र वो होगा, लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर वो स्किलफुल होंगे तो, क्योंकि हम ठीक है ट्रेनिंग, अगर फ्रेशर है तो ट्रेनिंग देंगे, बट उनमें वो स्किल होना चाहिए कि वो चीज़ों को समझे, ग्रैस्प करें और उसको उस हिसाब से इम्प्लीमेंट करें। तो पहली कोशिश रहेगी, इनफैक्ट यहाँ प्लांट खोलने का पर्पस ही ये है कि यहाँ के लोगों को नौकरी देना। नहीं तो मैं तो दिल्ली में भी ऑफिस था, आपको पता है मेरा फैक्ट्री वहाँ भी है। यहाँ पे अपने, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग देश दुनिया में नौकरी किए, तो बाकी जगह हम लोग काम कर सकते हैं, तो क्या हमारे यहाँ काम नहीं कर सकते हैं? हमारे यहाँ तो कोई और नहीं आएगा, हम ही आएंगे, मतलब हमारे जैसे ही लोग आएंगे जो बिहार वापस, मिथिला वापस आना चाहते हैं, अपने गाँव वापस आना चाहते हैं। तो हमने ये शुरुआत किया था, और ऑफकोर्स जब हमने शुरू किया था तब ये इतना बड़ा हो जाएगा ऐसा नहीं सोचा था। समय के साथ स्ट्रैटेजी बदलती गई, मार्केट देखा, प्रोडक्ट भी ऐड किया। पहले मखाना ही था, अब हम लोग लगभग सब चीज़ में आएंगे। जो यहाँ पे देखिए, मेरा 2 ही चीज़ है हम लोग जिसमें डिस्कस करते हैं कि जो बिहार में उपजता है उसको देश दुनिया में बेचना, और जो बिहार में बिकता है नहीं उपजता उसको देश दुनिया से ला के बेचना। तो ये 2 वे बिजनेस स्ट्रैटेजी है हमारी, जहाँ पे हम लोग इसको मार्केट में इसको लेके आएंगे। तो चूँकि हम लोग कंज्यूमर तो है ही हैं, हम लोग काजू भी खाते हैं, किशमिश भी खाते हैं, और बाकी जितना तेल मसाला, आपके अब देखिए छोटी सी बात बताता हूँ। मधुबनी में 55 से 60 लाख जनसंख्या है। यहाँ पे 80 से 90 लाख लीटर पर मंथ का तेल का कंजम्पशन है। कितना मिल है? शायद एक भी नहीं। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक। मधुबनी में 55 से 60 लाख जनसंख्या है। यहाँ पे 80 से 90 लाख लीटर पर मंथ का तेल का कंजम्पशन है। कितना मिल है? शायद एक भी नहीं। मिल तो कोई नहीं है, छोटा मोटा कोई कर रहे हैं, तो खुला तेल वैसे ही बंद हो चुका है 2020 के बाद। तो सारा का सारा बाहर से आ रहा है। आप अपने किचन में, हमारे किचन में आप देखेंगे कि इसमें से 99.9% जो है वो सब मेड इन आउट ऑफ बिहार का होता है। शायद माचिस बनता हो तो बनता हो, बट मुझे लगता है कि सब कुछ, जितना पैकेट हम देखते हैं सबका सब बाहर से आता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि सारा का सारा पैकेट जो 100% हम उपलब्ध कराएं। कितना बेच पाएंगे, कितना बिकेगा, वो बात की बात है, बट ऑप्शन तो रहेगा ना कि भाई मेड इन मिथिला, मेड इन बेनीपट्टी, और जिसको हम लोग कहते हैं बैक टू रूट। तो लोग वापस आएंगे, हो सकता है इसे देख के और आए, चेन बने। अभी हमने शुरुआत की है, 10 लोग और आएंगे, तो इससे क्या होता है कि मुहिम बनेगा। दूसरा एक और चीज़ है, जब वोकल फॉर लोकल वाली बात हुई थी, तो मेरे मन में तभी आ गया 2020 में कि हम लोग भी ऐसा ही तो कर ही रहे हैं। मतलब हमने इसका नाम नहीं किया था, PM मोदी ने इसका नाम दिया कि अब करना चाहिए, बट हम लोग तो यही काम कर रहे थे। हम लोग क्या कर रहे थे, लोकली प्रोड्यूस्ड, जो किसान से हम लोग लेंगे, लोकली प्रोसेस्ड, और उसको हम लोग लोकल बेच रहे हैं। तो पैसा क्या होगा, हमारे ही क्षेत्र में रहेगा। अभी जितनी भी कंपनियां आप देख रहे हैं, सब का सब जो है वो प्रॉफिट बाहर ले जाती है, इन्वेस्टमेंट बाहर होता है, एम्प्लॉयमेंट बाहर होता है, और हमारे ही लोग बाहर जाके काम करते हैं। तो वही चीज़ हम कर रहे हैं, बिकॉज हम तो मार्केट है। अगर हम यहाँ पे कंज्यूमर हैं, और हम कंज्यूमर यहाँ, अच्छा एक और फ़ायदा क्या होगा कि यहाँ पे लोगों को फ्रेश मिलेगा। अगर जैसे हम लोग बात करेंगे, हम लोग अगर ब्रेड भी बनाने जा रहे हैं, वो भी एक प्रोडक्ट है हमारा, मखाने का ही बनाएंगे, बट कुकीज़ वगैरह और भी बनाएंगे। तो अभी जैसे मुजफ्फरपुर से ब्रेड आता है, हम लोग भी लेते हैं, तो मेड इन मुजफ्फरपुर का ही रहता है उसका एड्रेस। अब यहाँ पे मुजफ्फरपुर यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, तो बनेगा, गाड़ी में पैक होगा, 100 किलोमीटर दूर आएगा, दुकान में रहेगा, तब बिकेगा। यहाँ कॉस्टिंग ही बढ़ेगा और फ्रेशनेस नहीं रहेगा। यहाँ तो पता है कि आप या तो फैक्ट्री से आके ले लीजिए, फैक्ट्री आउटलेट जो हमारा रहेगा, या फिर हम उसको पहुँचा देंगे। कम से कम बेनीपट्टी क्षेत्र में तो जरूर पहुँचा देंगे, क्योंकि यहाँ से तो मुश्किल से, अगर हम, जैसे मैंने कहा, 20 किलोमीटर रेडियस का भी है, तो बहुत बड़ा मार्केट है। तो इस तरह से हम लोग स्थानीय लोगों को रोजगार भी देंगे, उनको मौका ही मिलेगा। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में क्या लग रहा है, इतना बड़ा प्लांट है, कितने लोग रोजगार से जुड़ पाएंगे? देखिए, जैसे हमने बोला कि 2 जिला के लिए, देखिए ऐसा लगभग 2000 गांव है, दरभंगा और मधुबनी मिला के लगभग, ऊपर नीचे होगा।
हम ये उम्मीद करते हैं कि अगले 2 साल के अंदर हम लोग उन सभी गाँव तक पहुँच जाएंगे, फ्रेंचाइज मॉडल से पहुँचे या किसी और माध्यम से पहुँचे। और हमारा एस्टिमेट है कि एक शॉप पे एक जो हमारा ब्रांड शॉप होगा उस पर 2 से 3 लोग तो होने ही चाहिए, क्योंकि हम लोग का जो कंसेप्ट है उसमें हम लोग को एक 3 आदमी चाहिए होगा। तो आप देखिएगा 2000 शॉप भी हम खोलते हैं। मैं सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ अभी, ऐसा नहीं कि हम 2 डिस्ट्रिक्ट ही करेंगे। मेरे पास अगर सुपौल से इन्फॉर्मेशन आएगा कि हमको चाहिए वहाँ भी देंगे हम। तो अभी मैं सिर्फ 2 की बात करूँ तो 6000 तो ऐसे ही बन जाता है। आप उसको भी हाफ कर दिए 3000 तो बन ही गया, ठीक है। सपोज मैंने 2000 नहीं खोल के 1000 ही खोला तो ऐसे बनेगा। प्लस यहाँ पे चूँकि प्रोडक्शन में हमको चाहिए बहुत सारी मशीनरी लगी हुई है, हर मशीन पे एक स्किल चाहिए। यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि यहाँ पे कोई रोज़गार का ऑप्शन तो है नहीं अभी, तो जो स्किलफुल भी है वो बाहर ही चले जाते हैं या बाहर से आते भी हैं छुट्टियों में, या बीच से छठ में आएंगे या दुर्गा पूजा में आएंगे। उनको वापस जाना है, सभी पेन में होते हैं वापस जाते टाइम पे, लेकिन ऑप्शन नहीं है, रुक के करेंगे क्या। तो उनको अगर ये लगता है कि हाँ बाहर भी हम सेम ऑपरेट कर रहे हैं मशीन, हम यहाँ भी यहाँ पे ऑपरेट करेंगे, तो उनको तो मौका मिल गया ना। हमारा क्या फ़ायदा है कि हमको हो सकता है 2 पैसा सस्ता में मिल जाए, उनको हो गया कि घर का पैसा, उनको भी सेविंग है, क्योंकि पता है कि भाई हम 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर में हम अपने साइकिल से या मोटरसाइकिल से आएंगे और हम शाम को घर जाएंगे, अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे। तो हम इस तरह से लेकर चल रहे हैं। और जितने किसान हैं उस तो मेरे ग्राहक हैं ही है ना। अभी तक जो आपने प्रोडक्ट्स की बात की है, तो प्रोडक्ट लेकर के आप मार्केट में गए हैं, क्या फीडबैक है, क्या रिस्पॉन्स है लोकल मार्केट का? देखिए लोकल मार्केट में बहुत ज़्यादा नहीं है, हमने मतलब ट्राई नहीं किया है। मखाना ही रहा है हमारे पास, और मखाना का बहुत बड़ा मार्केट बिहार में नहीं है। मतलब लोग, मुझे तो ऐसा ही पता चला कि लोग कोजागरा में जो मखाना इकट्ठा होता है उनसे साल भर चल जाता है। मतलब ये भी एक कंसेप्ट समझ में आया था लोगों से। लेकिन हम जैसे वैल्यू ऐड करते हैं, जैसे सकरोड़ी का बहुत डिमांड है हमारे यहाँ। खीर अभी तो हमने मार्केट में सेल करना भी शुरू नहीं किया है इस लोकल मार्केट में। सकरोड़ी बहुत ज़्यादा बिकता है, बिकॉज सकरोड़ी बाहर में तो मतलब हम मैथिलों का ही ये व्यंजन रहा है, एक बाहर में तो अभी हुआ नहीं है ऐसा। तो ये जाता है हमारा, क्योंकि भोज तो सब तरह का होता है, खुशी का भोज, दुख का भोज। तो भोज में तो सकरोड़ी आजकल मस्ट हो गया है। अभी हम लोगों ने कुछ प्लांट और बढ़ाए हैं, मशीनरी बढ़ाई है। तो हम लोग अभी जो है आने वाले टाइम में ये सारे जो बिज़नेस है ना मखाना के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। जैसे अभी हम लोग कोल्ड रूम की बात कर रहे हैं, तो जब कोल्ड रूम आ गया मखाने के लिए हमने लिया है, बट उसमें हम दही भी कर सकते हैं, मटर भी रख सकते हैं, तो मटर पनीर भी हमारा हो गया, मतलब प्रोडक्ट वाइज। या इस तरह से हम लोग जैसे ब्रेड बनाएंगे तो उसका जो यीस्ट वगैरह होगा वो हम वहाँ रख सकते हैं। तो एक साथ जो है वो 10 वर्टिकल हम लोग लेके चल रहे हैं। मतलब कहते हैं ना, एक से जुड़ा हुआ दूसरा बिजनेस, उससे जुड़ा हुआ तीसरा बिजनेस, तो एक प्रीमाइसेस में इस तरह से आ रहा था। ऐसे हमने सोचा कि हम लोग इंटीग्रेटेड एक प्लांट बनाते हैं, और उस हिसाब से लेट होने का ये भी कारण है। और दूसरा क्या है कि हम लोग कंप्लायंस में हैं, आई मीन सब कुछ जो है वो सिस्टमेटिक होना चाहिए। जो वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड का है वो फैसिलिटी हम यहाँ दे रहे हैं, उस तरह का हम लोग कंप्लायंस पे लेके जा रहे हैं कि जैसे फायर एनओसी है या वाटर एनओसी है या फैक्ट्री लाइसेंस है, बहुत सारी चीज़ें होती है कोई उद्योग लगाने से पहले, वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। मनीष जी, जहाँ तक 90 के दशक की बात करें तो एक ऐसा समय था मिथिलांचल क्षेत्र के लिए कि किसान ईख परंपरागत खेती को छोड़ करके ईख की तरफ ज़्यादा थे, ईख उत्पादन करते थे और उनका सप्लाई भी था, प्रॉफिट भी था। लेकिन चीनी मिल बंद हो गए तो लोग फिर परंपरागत खेती की तरफ आ गए, धान और गेहूँ पर ही वो लोग अब निर्भर हैं। क्या लगता है कि इस प्लांट के आने के बाद आपका जो प्रयास है उसके बाद किसान मखान के क्षेत्र में ज़्यादा काम करेंगे और मिथिलांचल क्षेत्र में मखाना क्रांति देखने के लिए मिलेगी? बिल्कुल, मैं वो दौर देखा हुआ है। मैं 90 तक गांव आता था गर्मी छुट्टियों में, जो कि पटना में रहते थे, तो वहाँ से आना जाना होता था। तो मैं देखा हुआ ईख का जो कारोबार है और कैसे क्या बोलते हैं, कठी गाड़ी और वो जो बैलगाड़ी पे जाता था मिल तक। वहाँ पे क्या था, एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, वहाँ पे ना एक पर्ची दिया जाता था किसानों को, वो एज गुड एज ब्लैंक चेक होता था। उस पर्ची पे मैंने शादी होते देखा है कि इनके पास इतनी संपत्ति है। मतलब सपोज अगर किसी का 5,000 रुपये है तो पता है 5,000 रुपये इनके पॉकेट में मिलेगा साल भर में। अभी भी होता है, मेरे ख्याल से गोरखपुर वगैरह में मेरे कुछ मित्र हैं बताते हैं, वो क्या होता है कि सीज़न तो एक ही बार होता है लेकिन पैसा तो सालों भर चाहिए। अच्छा, कोई फैक्ट्री अगर सब ईख ले ले तो उसका तो पूंजी खत्म हो जाएगा। वो क्या करते हैं, ईख ले लेते हैं और सबको पर्ची दे देते हैं, और उसको क्या होता है कि मंथली हिसाब से उसको EMI टाइप का बांध देते थे। अभी भी शायद वहाँ होता है, या मैं ऐसा करने की सोच रहा हूँ। तो हमने 1-1.5 साल पहले ऐसा किया था कोशिश। यहाँ पे कुछ लोग आए भी थे हमारे से, जो छोटे किसान हैं, वो साइकिल पे वो एक बोरी जो गुड़ी होता है वो लेके आए थे। हमने उनको यही बोला था, तो वो खुश थे कि हम ऐसा करेंगे। लेकिन ये अभी तक एक ही जो मखाना फार्मिंग है वो एक ही कम्युनिटी में, मधुबनी में है, मछुआरा कम्युनिटी में है।
तो वो लोग पेशेंस नहीं रखते हैं कि हमको पैसा जो है हम बाद में मिले, हमको चाहिए कि उनको पैसा तुरंत चाहिए। अब पैसा मखाना जो है बहुत कीमती है। फार्मिंग की जहाँ तक बात कीजिए कि ट्रेडिशनल फार्मिंग से मखाना फार्मिंग में लगभग 200% ज़्यादा फ़ायदा है। जैसे ईख या कुसियार जो है आपका कैश क्रॉप था, वैसे मखाना कैश क्रॉप है। यहाँ पे पहले पैसा दीजिए तब माल उठाइए, बल्कि उससे ज़्यादा प्रो कैश क्रॉप है कि पहले आप खेत से या तालाब से मखाना उठाने से पहले आपको पेमेंट करना है। तो ये हिंड्रेंस भी है, ये भी रीज़न है कि इससे बहुत सारे लोग नहीं आते, बिकॉज इसमें बहुत पूंजी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल में ही है, फिर उसको प्रोसेस कीजिए और बाकी चीज़ों में। तो जैसे मैं अक्सर पीछे कहता था, अभी भी कहता हूँ कि गुड़गांव या मानेसर जो है वो एक वहाँ पे मदर यूनिट था मारुति जी। उस मदर यूनिट से बहुत सारे आंसरीज यूनिट आए, छोटे छोटे, हाँ ऐसे इसके आंसरीज यूनिट आए। ऐसे ही जो है मधुबनी में हम इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं एज ए मदर यूनिट। मखाना तो है ही है, मखाने के अलावा जो भी आपके पास क्रॉप है आप हमें उपजा के दीजिए। शर्त एक ही है कि हमसे पहले कांटेक्ट कर लीजिए, बिकॉज हो सकता है आप हमको मोटा अनाज दीजिए जो पीडीएस में जाता है, वो हमें नहीं चाहिए होगा शायद। तो हमें जो चाहिए, चूँकि खेत तो कुछ भी प्रोड्यूस कर सकता है, तो जो भी रेट होगा, सपोज मोटा चावल का दाम 13 रुपये किलो है और अगर आप हमको कतरनी देते हैं, उसका हो सकता है कॉस्टिंग ज़्यादा है, 26 आए, 30 आए, 35 आए, 50 आए, हम आपसे वो लेंगे और वो हम लेने के बाद आपको हम उसको पेमेंट कर देंगे इस तरह से। और एक अनुमानित इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अब तक इस प्लांट में कितना इन्वेस्टमेंट हो चुका है अनुमानित? पूछिए, वो नहीं पूछिए, बट बहुत हुआ है, बहुत हुआ है। करोड़ों का इन्वेस्टमेंट 20 से ऊपर हुआ है। तो अगर आप 27 तारीख को इसका विधिवत उद्घाटन होने वाला भी है और शायद समीर महासेठ बिहार सरकार के उद्योग मंत्री भी आएंगे, क्या प्लानिंग है, क्या कार्यक्रम का प्रारूप रहेगा? कार्यक्रम बस ये रहेगा कि मुझे तो बहुत अनुभव नहीं है यहाँ पे कार्यक्रम इस तरह करने का, मेरे बिल्कुल पहला अनुभव है, तो हम लोगों से ही पूछ के कर रहे हैं। तो जैसा लोगों ने बताया कि आपको यहाँ इनको बुलाना चाहिए तो बुलाएं। समीर महासेठ जी ने कन्फर्मेशन दे दी है तो वो आ रहे हैं, और भी कुछ लोग कन्फर्मेशन दे रहे हैं, तो वो समय के साथ हम वो भी बता देंगे। आ ही जाएगा, मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव होता हूँ फेसबुक पे, तो वो आ रहे हैं। और ये उनके लिए भी इनफैक्ट हम ये जो है ये पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए गर्व का विषय है कि ये वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी जो है वो हमारे अरेर में और बेनीपट्टी ब्लॉक में बना है। ये जब पब्लिक में जाएगी ये खबर, मतलब अच्छे तौर पे कि इतना बड़ा प्लांट यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड मखाना प्लांट है, तो एक टूरिस्ट प्लेस तरह के लोग भी देखने के लिए आएंगे कि कितना बड़ा। वो अभी भी आते हैं, अभी भी देखते हैं बाहर से क्या बन रहा है, आके देख के जाते हैं कि बहुत लोग आते हैं, क्योंकि कई बार मैं नहीं होता हूँ तो मेरे पीछे भी आते हैं, पीछे मतलब ऑफिस आवर्स के बाहर आते हैं, तो सीसीटीवी से हम देख रहे थे कौन आता है कौन नहीं आता है। तो काफ़ी लोग अभी भी आते हैं, जैसे मैंने कहा बहुत सारे कंपटीटर्स भी आते हैं देखने के लिए, बहुत सारे लोग भी आते हैं देखने के लिए और बहुत खुश होते हैं कि हमारे क्षेत्र में ऐसा है, और बोलते हैं कहीं से हम लेंगे तो हम यहीं से लेंगे, मतलब हम कहीं से लेते ही हैं तो क्यों ना हम यहाँ से लें, अपने क्षेत्र से लें। हमें लगता है पूरा प्लांट में घूमने के लिए कम से कम 1 घंटे का समय चाहिए, जितना बड़ा क्षेत्रफल है। अगर डिटेल में हम बात करें तो हाँ लगभग लग ही जाएगा। तो ये थे हमारे साथ मिथिला ग्रुप, मिथिला नेचुरल्स या मखाना के नाम से इस क्षेत्र में कई सफलतम प्रयोग कर चुके और आने वाले समय में भी देखने के लिए मिलेगा मनीष आनंद जी, जिन्होंने अपने प्लांट के बारे में तमाम जानकारियां दी। आगामी 27 अगस्त को बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ जी इसका विधिवत उद्घाटन करेंगे। उसके बाद यहाँ से प्रोडक्शन, तमाम प्रोडक्ट्स जिन पर अब तक प्लांट में काम हो चुका है उसका उत्पादन शुरू हो जाएगा। और खास करके सबसे बड़ी बात, बेनीपट्टी अनुमंडल क्षेत्र की बात करें या मधुबनी जिला की बात करें तो ये अरेर गाँव में ये प्लांट खुला है, तो स्वाभाविक है यहाँ पे लोगों को रोजगार का जो विकल्प तो मिल ही रहा है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर स्किल्ड हैं या फ्रेशर हैं तो उनको ट्रेन करने की कोशिश की जाएगी, और कोशिश रहेगी, कवायद होगी कि यहाँ के लोगों को रोजगार के साथ साथ यहाँ के किसानों को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाया जाए। उनका जो अनाज खेतों में उपजता है उसके प्रोडक्शन में इस तरह की क्रांति लाया जाए ताकि वो बेनिफिट्स, अच्छे बेनिफिट्स में रहें। ये तमाम कोशिशें, तमाम कवायदों के साथ मनीष आनंद जी का एक तरह से कह सकते हैं कि सफलतम प्रयास को एक पंख मिलने जा रहा है 27 तारीख को। और मनीष जी ने इंटरव्यू से पूर्व भी बताया था कि 27 तारीख के बाद शायद ही प्लांट में विजिट लोगों को आमतौर पे मिल पाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन जब स्टार्ट होगी तो उसका जो तमाम प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रियाओं का पालन करने के साथ क्योंकि हाइजीन का ध्यान रखना है, तो इन तमाम चीज़ों के बीच 27 तारीख का उद्घाटन होगा। और वीडियो के माध्यम से हम तमाम जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे आग्रह अनुरोध भी करेंगे, और आप स्वयं इस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं उत्साहित होंगे कि कैसा प्लांट है, घूमें देखें, तो आप आ सकते हैं। ये अरेर लोकेशन है थाने के समीप। तो फिलहाल इस वक्त इतना ही। आप देखते रहे BNN न्यूज़। धन्यवाद।